गुड इवनिंग। राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द स्मार्ट विजन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं। आज देखेंगे 2012 कब हुआ था। ये नवंबर में हुआ था मेरे प्यारे बच्चे कि दिसंबर में हुआ था। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं द सीटेट का प्रीवियस ईयर लेके आता हूं आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर करना शुरू करिए। पहले क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करेंगे हमारे सभी भाई बहन। चलिए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, जरा ध्यान से देखें और आंसर करें। पहला प्रश्न कह रहा है, जरूर मैं आपके द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज की सामग्री की टेक्स्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें सभी प्रश्न और विकल्प शामिल हैं। भाग कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? भाग आईवी और भाषा हिंदी। निर्देश है 1 से लेकर 6 तक के लिए। कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। सुनता हूं मैंने भी देखा। क्या कह रहा है बेटा? सुनता हूं मैंने भी देखा। आपकी कविता कह रही है सुनता हूं मैंने भी देखा। सुनता हूं मैंने भी देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के। सुनता आया हूं है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। ये चांदी की रेखा जो लिखी गई रचना है बेटा, किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे बच्चे आपको पहले से यहाँ पे दे दिया गया है, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा ये लिखी गई है। अब इस पर आधारित काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, उम्मीद की किरण। काले काले बादलों में चांदी की रेखा जो दिख रही है बेटा, सफेद सफेद चमक रही है, वो क्या है? हमारे जीवन में जो निराशा है उस निराशा के बीच में वो उम्मीद की किरण है। तो आइए इसमें आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन को। काले बादलों में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है? बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, ये भाव है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, ये भाव है। काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, ये भाव है। विपत्तियों के बीच में आशा की किरण दिखाई देती है, ये भाव है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। देखना है हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। पहले प्रश्न का आंसर करने का प्रयास करेंगे हमारे सभी भाई बहन। पहले प्रश्न का आंसर क्या आता है आपका? देखना है हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। बादलों के टकराने से बिजली चमकती है, इसमें इसका अर्थ ये है। अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, ये है। काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है, ये है। या विपत्तियों के बीच में आशा की किरण दिखाई देती है, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, विपत्तियों के बीच में क्या दिखाई देती है? आशा की जो किरण दिखाई देती है वही इसका आशय है। यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विकल्प? डी विकल्प। अगला प्रश्न है, कह रहा है काले बादल प्रतीक हैं। काले बादल प्रतीक हैं, किसके प्रतीक हैं मेरे प्यारे बच्चे? यहाँ पे डैश रहेगा है के बाद, किसके प्रतीक हैं? मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के प्रतीक हैं, तूफान के प्रतीक हैं, गर्मी से मुक्ति के प्रतीक हैं, जातिगत वैमनस्य के प्रतीक हैं। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। काले बादल किसके प्रतीक हैं?
तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे अगर आपने आंसर लगाया होगा डी विकल्प जातिगत वैमनस्य, तो आपका राइट आंसर है। क्या है मेरे प्यारे भाई? जातिगत वैमनस्य आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपको जल्दी से बताना है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है। मेरे प्यारे बच्चे इन अलंकारों को पहचानने के लिए जरा यहाँ पे ट्रिक देख लेना। उपमेय और उपमान किसकी बात करते हैं? उपमेय और उपमान के बीच में अगर योजक चिन्ह लगा रहे तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो आप याद रखिएगा रूपक अलंकार। अगर आपको वाचक शब्द मिले सा सी से, क्या मिले? सा सी से मिले या तुलना की गई हो, क्या की गई हो? तुलना की गई हो या समानता की दी गई हो, क्या हो? तुलना या समानता की बात आई हो। श्लेष अलंकार में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, एक शब्द में क्या हो? अनेक अर्थ हों, एक शब्द में अनेक अर्थ हों, एक शब्द में अनेक अर्थ हों। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जनु जानो जानो, जनु जानो जानो, मनु मानो मानो। अगर ये वाचक शब्द मिल जाए तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? मनु मानो मानो, तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? ये चारों को पहचानने का नियम हमने आपको बता दिया है। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है या रूपक अलंकार है? कौन सा अलंकार है भाई? जल्दी से आंसर करके बताएंगे। काले बादल में रहती चांदी की रेखा, तो यहाँ पे तुलना की गई है। किसकी क्या की गई है? तुलना की गई है मेरे प्यारे बच्चे। तो तुलना जहाँ पे होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है बेटा? उपमा अलंकार होता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको एक कंफर्म करना है। बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। बादल का पर्यायवाची नहीं है। एक घन नहीं है, पयोधर नहीं है, जलज नहीं है, जलद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे जल की पर्यायवाची याद रखिएगा। अगर जल की पर्यायवाची में द मिल जाए, आपको क्या मिल जाए? द मिल जाए, तो किसकी पर्यायवाची हो जाती है? बादल की पर्यायवाची हो जाती है। किसकी हो जाती है? बादल की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अगर जल की पर्यायवाची में ज लगा हो, अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हो? ज प्रत्यय लगा हो, तब किसकी पर्यायवाची होती है? कमल की पर्यायवाची होती है। लेकिन अगर यहीं पे धी लगा हो तब आपकी किसकी पर्यायवाची होती है? तो आपका आंसर होगा समुद्र की पर्यायवाची होती है। किसकी पर्यायवाची होती है बेटा? समुद्र की पर्यायवाची होती है। तो यहाँ देखो द लगा है तो ये तो आपकी बादल की पर्यायवाची है। यहाँ पे धर लगा है, पयोधर, यहाँ पे घन है। तो यहाँ जलज है बेटा, तो यही आपका नहीं होगा। जलज किसकी पर्यायवाची होती है? तो आपका आंसर होगा एक कमल की पर्यायवाची है। किसकी पर्यायवाची है बेटा? कमल की पर्यायवाची है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है बेटा स्वतंत्रता का विलोम क्या होता है? तो यहाँ पे गुलाम होगा, आजाद का गुलाम, परतंत्र का क्या होता है? स्वतंत्र होता है। क्या होता है बेटा?
परतंत्र का स्वतंत्र होता है। पराधीनता का विलोम क्या होता है? तो आपका आंसर होगा स्वाधीनता होता है। क्या होता है बेटा? स्वाधीनता होता है। यहाँ पे स्वतंत्रता है, ता प्रत्यय लगा है, तो परतंत्र में ता प्रत्यय लगा दोगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का विलोम क्या होगा? परतंत्रता होगा। ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 5 का ए लगाया तो आपका भी आंसर काबिले तारीफ है। कितना लगाया बेटा? 5 का ए लगाया तो आपका आंसर काबिले तारीफ है। अगले प्रश्न पे आओ। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? प्रस्तुत जो पद्य दिया गया है बेटा, इस प्रस्तुत पद्य में कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है? सुनता हूं मैंने भी देखा काले बादल में हंसते चांदी की रेखा। किसमें मेरे प्यारे बच्चे? काले बादल। तो अगले प्रश्न की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे प्रश्न जो आया है आपका क्या है बेटा? कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है? आशा की किरण देखने की बात करता है, निराशा को, या बादलों को, या बिजली को? तो किसे देखने की बात कर रहा है? काले काले बादलों को देखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। कौन सा विकल्प राइट आंसर है बेटा? सी विकल्प आपका राइट आंसर है। प्रियंका कुमारी ए विकल्प नहीं बेटा, आशा की किरण नहीं। कवि क्या बादल को देखने की बात कर रहा है? अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा? एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश में कहा क्या गया है? इस गद्यांश को आपको पढ़ना है जल्दी से। पढ़ के इस पर आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर करना है। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प आपको चुनना है। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है। किस नाम की कोई जगह है बेटा? तो यहाँ पे ध्यान दो, ये तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समसामयिक इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। तिलोनिया में क्या चल रहा है? एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलकर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का झुरमुट थी। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक सुशिक्षित तथा उसके दो साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर, किसने मेरे प्यारे बच्चे? एक आपका टाइपिस्ट है, दूसरा क्या है? फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में एक संस्था की स्थापना की। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। उस संस्थान का नाम क्या था? सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों की जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे हटकर और अवहेलना करते हुए भी नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह असंभव था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं। इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग सूझ और चहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, उसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से ही पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वह बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है, यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। किसके अनुरूप चल रहा है संस्थान बेटा? गांधी जी के। यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब है कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरतों की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। एक तीर्थ यात्रा नामक एक कहानी है बेटा, जिसकी स्रोत कौन है? भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। इसी की ये पंक्तियां हैं, इसी के एक गद्य हैं। तो चलिए इस पे आधारित प्रश्नों को देखते हैं।
सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था, जल्दी से आंसर करके बताएं। उन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना था, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना है, ग्रामवासियों के देश विदेश की जानकारी प्रदान करना है, उन्हें केवल अनुशासित करना है, अनुशासित करना है। मेरे प्यारे बच्चे, इस प्रश्न को पढ़ें और प्रश्न को पढ़ के आंसर देने का प्रयास करें। उन्हें क्या बनाना चाहता है मेरे प्यारे बच्चे? सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान की स्थापना इसलिए की गई थी कि उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाया जाए। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है। कितने नंबर का प्रश्न है? 8 नंबर। लेखक का मानना था, लेखक का क्या मानना है? ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। लेखक का क्या मानना था मेरे प्यारे बच्चे? लेखक का क्या मानना था? तो यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प? बी विकल्प। आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरण से जानकारी से कट कर या अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। तो अगर बी विकल्प आपका भी होगा आंसर, तो आपका भी राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 9 नंबर। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी थी? उस गांव में रहने वाली सभी लोगों की थी, गांव प्रधान की थी, संस्थापक की थी, केवल गरीब और दलित महिलाओं की थी? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से कौन निभाता था? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों का ये दायित्व था। किसका था? उस गांव में रहने वाले सभी लोगों का ये दायित्व था। उसकी भूमिका का संचालन पूरा गांव मिलकर करता था। अगले प्रश्न पे आ जाओ। यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आपको जल्दी से बताना है आत्मा उपसर्ग इसमें से किस शब्द में नहीं है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्मा उपसर्ग किस शब्द में नहीं है मेरे प्यारे बच्चे? आत्मा प्लस ई परमात्मा में, आत्मा आत्मनिर्भर में या आत्मसम्मान में? ये आत्मा नहीं बेटा, बल्कि ये आत्म उपसर्ग लिख लीजिएगा। कौन सा उपसर्ग? आत्म उपसर्ग बताना है आपको। कौन सा उपसर्ग? आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी आत्म है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन परमात्मा में बाद में लगा है। यहाँ पे परम धन आत्मा से बनेगा परमात्मा। किससे बनेगा बेटा? परम धन आत्मा से बनेगा परमात्मा। तो बेटा ये बाद में लगा है, तो बाद में लगने वाला शब्दांश यहाँ पे आत्मा शब्द है, आत्मा में क्या लगा है? परम लगा है। तो यहीं पे नहीं है, बाकी 3 के तीनों में आपके हैं। किसमें है? 3 के तीनों में आपके हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ भाई। लेखक के अनुसार तिलोनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? वहां के लोग अनुदान पर आश्रित हैं। केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है। तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। वहां एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। क्या चल रहा है बेटा? क्या कारण है? वहां के लोग अनुदान पर आश्रित थे। केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा था।
तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तिलोनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। इसका कारण क्या था बेटा? तिलोनिया गांव पिछड़ा था, इसलिए वहां पे क्या चल रहा था? एक शोध चल रहा है। अगला प्रश्न है, शताब्दी समास का उदाहरण है। आपको जल्दी से बताना है शताब्दी समास का उदाहरण क्या है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव समास है या द्विगु समास है? देखते हैं हमारे किस बच्चे का इस प्रश्न का सही आंसर आता है। शताब्दी समास का उदाहरण है। शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? हमारे सभी भाई बहन तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे। शताब्दी शब्द में तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, अव्ययी भाव है या द्विगु समास है? तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। शताब्दी समास का उदाहरण है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर आपने यहाँ पे बहुब्रीहि समास लगाया होगा, क्या लगाया होगा? बहुब्रीहि समास लगाया होगा, तो आपका राइट आंसर है। क्या है बेटा? शताब्दी बहुब्रीहि समास लगाया है, तो राइट आंसर होगा क्या? बोलो जल्दी से। तो आपका गलत आंसर होगा। अगर आपने क्या लगाया होगा? शताब्दी लगाया होगा, तो आपका गलत आंसर होगा। लेकिन अगर आपने द्विगु लगाया होगा तो आपका राइट आंसर होगा, जहां पे पूर्व पद संख्यावाची हो। क्या हो? पूर्व पद संख्या का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। पूर्व पद संख्या वाची हो, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। 4 नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। गांधी जी को मान्यता नहीं देते हैं। यहाँ पे खाली स्थान है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है? खाली स्थान है। इस खाली स्थान पे क्या आएगा? 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 जल्दी से आंसर करके बताएं। देखते हैं हमारे भाई बहन क्या लगाते हैं। अगर आपने लगाया होगा अकर्मण्यता, तो आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? अकर्मण्यता। तो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा नहीं है? तो तेजी के साथ आंसर करके बताएंगे। यहाँ पे अनुशासन संज्ञा नहीं है, अनुशासित संज्ञा नहीं है, आत्मनिर्भरता संज्ञा नहीं है, स्वावलंब संज्ञा नहीं है। तो देखते हैं 14 नंबर का प्रश्न का आंसर हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने लगाया होगा अनुशासित, तो अनुशासन सो संज्ञा है, आत्मनिर्भरता भी संज्ञा है, स्वावलंब भी संज्ञा है। अनुशासित शब्द आपका क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आपका आंसर होगा ये विशेषण है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ये विशेषण शब्द है। कौन सा शब्द है? तो आपका आंसर होगा विशेषण शब्द है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 15 नंबर का प्रश्न है, उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? तेजी के साथ आंसर करके बताएं। उपयोगी शब्द का विलोम क्या होगा? तेजी के साथ हमारे सभी भाई बहन का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। यहाँ पे उपयोगी का अनुपयोगी होगा, उपयोगिता होगा, अउपयोगी होगा, अनुपयोगी होगा। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। क्वेश्चन नंबर 15, उपयोगी का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चे, एक 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुपयोगी। क्या हो जाएगा? अनुपयोगी।
क्या हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने भी यही आंसर लगाया है तो आपका राइट आंसर है। उपयोगी का क्या होता है, अनुपयोगी होता है। तो चलिए, ये तो रहे गद्यांश और पद्यांश पे आधारित आपके प्रश्न। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आपके जो शिक्षण के प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 16 से 30 तक यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है। भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना और सीखना। भाषा सीखने और सिखाने से आशय क्या है बेटा, दूसरी को बात को आसानी से आप समझ सको और सीख सको। अगले प्रश्न पे आ जाओ। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए इसमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, जहां कठोर शब्द आ जाए उसको तो नेग्लेक्ट कर देना तुरंत। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है। ईमानदारी से आंसर करिएगा बेटा और आंसर करते रहें। कि मेरे प्यारे बच्चे, भाषा की पाठ्य पुस्तक आपका निगेटिव टर्म आकलन कर रहे हो तो निगेटिव टर्म यहाँ बच्चों की भाषा का प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना, ये विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। भाषा का प्रयोग कहाँ पे होता है मेरे प्यारे बच्चे। केवल मुद्रित सामग्री में होता है तो आप कहोगे नहीं, केवल पाठ्य पुस्तकों में प्रयोग किया जाता है तो आप कहोगे नहीं, केवल परीक्षा में होता है तो आप कहोगे नहीं। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। किसमें किया जाता है बेटा, विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। 18 का ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है। भाषा स्वयं में एक क्या है, जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, नियमबद्ध व्यवस्था है। देखते हैं, अभी कल या परसों की क्लास में इस तरह का एक प्रश्न कराया था। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। भाषा एक जटिल चुनौती है, भाषा एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है, नियमबद्ध व्यवस्था है। तो देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। अगर आपका आंसर यहाँ पे आया होगा 3 नंबर बेटा, तो आपका राइट आंसर है भाषा संप्रेषण का एकमात्र साधन है। ये 3 नंबर आपका राइट आंसर है। 3 नंबर भाषा नियमबद्ध भी होती है, नियमबद्ध व्यवस्था नहीं बेटा, नियमबद्ध होती है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 20 नंबर का प्रश्न है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से अपेक्षा करता है। भाषा की कक्षा में, किस कक्षा में बेटा, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से अपेक्षा करता है। क्या अपेक्षा करता है। बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। ना आया बेटा तो आपका आंसर गलत। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें।
बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। बधे बधाए बांध दिए तो इसका मतलब एक गलत हो गया। संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ में भी गलत है। बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। क्या ना दें? बंधे बधाए जवाब ना दें। यही आपने आंसर लगाया है 20 का 2। क्या मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपने भी 20 का 2 लगाया है तो आपका राइट आंसर होगा। कैसा आंसर होगा? एकदम करेक्ट आंसर है 20 का 2। 21 नंबर का प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। देखते हैं हमारे किस बच्चे का यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। जिस भाषा को सिखाना चाहते हैं बेटा, उसी का परिवेश उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगले प्रश्न पे आ जाएं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं, ये साधन के रूप में होती हैं, साध्य के रूप में होती हैं, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। तो जल्दी से आंसर करके बताएं मेरे प्यारे बच्चे। संस्थान नहीं बल्कि ये बेटा संसाधन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? संसाधन है। तो देखते हैं हमारे कौन से बच्चे का करेक्ट आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 22। 22 का अगर आपने आंसर किया होगा, पाठ्य पुस्तकें क्या हैं बेटा? साधन है, तो आपका राइट आंसर होगा। क्या है बेटा? पाठ्य पुस्तकें साधन है जिसके माध्यम से भाषा को क्या किया जाता है? सीखा जाता है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव होता है? लिखित परीक्षा से होता है, उत्तर पुस्तिकाओं से होता है, मौखिक परीक्षा से होता है, पोर्टफोलियो से होता है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव होता है? तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना किससे संभव है? मेरे प्यारे बच्चे, अगर बच्चों का पोर्टफोलियो बना होगा तो उनका लेखा जोखा रखना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं, बाधक हैं। देखते हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। पत्र पत्रिका पढ़ोगे तो त्रुटियां आपकी समाप्त होंगी। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, क्या बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं बेटा? बाधक होती है, आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ पे पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? साधक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। सी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। 25 नंबर। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुत लेख या लिखित परीक्षा। श्रुत लेख या लिखित परीक्षा। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट यहाँ पे आंसर आता है। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने यहाँ पे बी विकल्प लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर क्या व्यक्त करना बेटा? प्रतिक्रिया व्यक्त करना। क्या व्यक्त करना? प्रतिक्रिया व्यक्त करना। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जन
भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण है, भाषा का व्याकरण महत्वपूर्ण है, पाठ्य पुस्तक है, भाषा का शिक्षक है। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर आता है। भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का शिक्षक महत्वपूर्ण है, पाठ्य पुस्तक है, भाषा का व्याकरण है, या भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग है। देखते हैं हमारे किस बच्चे का करेक्ट ए विकल्प आंसर आया है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य है बेटा, पूछा है निम्नलिखित में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है बेटा? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। अगर 3 नंबर आपका आंसर होगा तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो देखते हैं हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर यहाँ पे आता है। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना, ये क्या है? भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है, केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो क्या है बेटा? केवल शिक्षण पद्धति है। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। 29 नंबर का प्रश्न, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों की मातृभाषा के ही सदैव प्रयोग की जानी चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग से ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। वर्जित होना नेगेटिव, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। विद्यालय में वो सीखेगा क्या? बच्चों की केवल मानक भाषा का प्रयोग के लिए पुरस्कृत करना चाहिए, गलत बात है बेटा। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। आज के सेशन का 30 नंबर का प्रश्न है बेटा, भाषा के व्याकरण की समझ को कैसे विकसित किया जाना चाहिए? केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। देखते हैं 30 नंबर का हमारे किस भाई बहन का करेक्ट आंसर आता है। भाषा के व्याकरण की समझ को किसके द्वारा मापना ज्यादा हितकर होगा? मेरे प्यारे बच्चे, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से, तो आपका गलत आंसर है। संदर्भ पर प्रश्नों के माध्यम से, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, इसे निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। अगर निबंधात्मक होगा बेटा तो यहाँ पे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, सारी चीजों की परिचर्चा हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, उसकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जब वो निबंधात्मक रूप में लिखा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगले पॉइंट पे आएंगे।
और कोर्सेज हमारे कौन कौन सी कोर्स रन कर रहे हैं बेटा? टीजीटी का कोर्स है, पीजीटी का कोर्स है, एलटी का कोर्स है, जीआईसी का है, यूजीसी नेट जेआरएफ का है। इसके अलावा सीटेट का कोर्स आपके लिए चलाया जा रहा है। यूपी टेट है, यस टेट है, डीएसएसबी है, बीपीएससी है, केबीएस और एनबीएस है। इसके लिए आपको करना क्या है? द स्मार्ट विजन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना है, वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगले पॉइंट पे आएंगे, भरोसे का प्रतीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए हम दिल से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे प्यारे भाई, आपको अगर किसी बैच की जरूरत है, किसी बैच में पढ़ना चाहते हो, तो द स्मार्ट विजन क्लासेज को आप डाउनलोड कर लो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फ्री आपको क्लासेज मिल रही हैं यहाँ पे और मिलती रहेंगी, ये ऐसी उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।